पिछले वीडियो में निश्चयवाद के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसी की निरंतरता बनाते हुए आज अपन निश्चयवाद के बारे में थोड़ा सा अध्ययन और करेंगे। डेक्स्टर महोदय वे हैं जिन्होंने 1904 में मानवीय क्रियाकलापों पर मौसम के प्रभाव का उल्लेख किया। उसके लेखों ने कई विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया और बाद के विद्वानों के विचारों को प्रभावित किया। उन्होंने न्यूयॉर्क तथा डेनवर के तापमान, आर्द्रता, पवन, धूप तथा वर्षा की तुलना की तथा मौसम की परिस्थितियों का लोगों के व्यवहार, आत्महत्या या अन्य अपराधों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इसी तरह से डेमोलिन महोदय ने भूगोल में नियमबद्ध निश्चयवाद का प्रतिपादन किया और बताया कि पर्यावरण लोगों की संरचना तथा विकास को शक्ति से नियंत्रित करता है। उन्होंने अपना अध्ययन पर्यावरण की शक्तियों पर केंद्रित किया और बताया कि ये शक्तियाँ किसी क्षेत्र में सामाजिक तंत्र तथा सभ्यता के विश्वास को प्रभावित करती हैं। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक जीवों की उत्पत्ति, जिसमें जीवों के विकास एवं पर्यावरण का घनिष्ठ सहसंबंध बताया गया है, उनके अनुसार मानव समाज का विकास प्राकृतिक वातावरण के आधार पर होता है। डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर जर्मनी के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी हेक्कल ने मानव पर्यावरण सहसंबंधों की दिशा में आधारभूत विचार व्यक्त करते हुए पर्यावरणीय तत्वों को महत्व प्रदान किया। बकल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड में बताया कि प्रकृति का हाथ सदा ही हम पर रहता है और मानव मस्तिष्क के इतिहास को भौतिक विश्व के साथ जोड़कर ही समझा जा सकता है। उनके अनुसार मनुष्य प्रकृति को परिवर्तित करता है और प्रकृति मनुष्य को परिवर्तित करती है। फिर भी प्रकृति ये तय करती है कि मनुष्य कब और कैसे सक्रिय हो। दूसरे शब्दों में, प्राकृतिक शक्ति हर समय हावी रहती है और निश्चयवाद संपूर्ण है। निश्चयवाद को बताते हुए इब्न खल्दून अरब विद्वान थे, जिसने मध्यकालीन मुस्लिम निश्चयवाद की परिकल्पना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मुकाददिमाह नामक पुस्तक लिखी, जो मानव के भौतिक पर्यावरण से शुरू होती है। उसने मानवीय क्रियाकलाप पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव का विस्तृत वर्णन किया। उसने इस विचार को भी दोहराया कि गर्म जलवायु में रहने वाले लोग काले रंग के होते हैं, परंतु जब वे शीतोष्णकटिबंधीय इलाकों की ओर बढ़ते हैं तो वे गोरे हो जाते हैं। उनकी संतान भी गोरे रंग की होती है। कांट एक जर्मन वैज्ञानिक तथा दार्शनिक था, जिसका दृष्टिकोण पर्यावरण निश्चयवादी था। उसने यूरोप के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न स्तर पर उन्नति होने का मुख्य कारण वातावरण में क्षेत्रीय भिन्नता बताया। उसने उल्लेख किया कि न्यू हॉलैंड के निवासियों की आंखें आधी बंद रहती हैं और वे बिना अपना सिर पीछे झुकाए अधिक दूरी तक नहीं देख सकते। इसका मुख्य कारण असंख्य मक्खियाँ होती हैं जो सदा उनकी आंखों पर उड़ती रहती हैं। उसने आगे चलकर बताया कि अधिकांश उष्ण प्रदेशों के निवासी सुस्त तथा कायर होते हैं। कायरता से अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है और राजाओं द्वारा शासित प्रदेशों में दास प्रथा पनपती है। जलवायु के प्रभाव के समर्थन में स्पष्ट किया कि जब पशु तथा मानव एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर प्रवास करते हैं तो वे अपने आप को धीरे धीरे वहाँ के पर्यावरण के अनुरूप ढाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब भूरी गिलहरियाँ साइबेरिया की ओर प्रवास करती हैं तो वे स्लेटी रंग में बदल जाती हैं और सफ़ेद गाय का रंग शीत ऋतु में भूरेपन में बदल जाता है। इस तरह से बहुत सारे विद्वानों ने निश्चयवाद के बारे में अपना अध्ययन किया है, लेकिन धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा की आलोचना होने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी तथा फ्रांस, कई अन्य देशों के विद्वानों ने इसे एक पक्षीय दृष्टिकोण बताया और ये विचार प्रकट किया कि मनुष्य पर्यावरण की उपज या कठपुतली नहीं है, बल्कि वह अपने आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य पर्यावरण से
प्रभावित होता है, परंतु ये भी सत्य है कि वह अपने कार्यकलाप से पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ मानव की पर्यावरण को प्रभावित करने की क्षमता बढ़ती जाती है। टैथम के अनुसार यद्यपि पर्यावरण निश्चित रूप से मनुष्य को प्रभावित करता है, मनुष्य पलटकर पर्यावरण में परिवर्तन करता है और ये अंतःक्रिया इतनी जटिल है कि ये जानना कठिन हो जाता है कि कब एक प्रभाव समाप्त होता है और कब दूसरा प्रभाव आरंभ होता है। H.K. स्पेट ने पर्यावरण निश्चयवाद के कट्टर समर्थकों की आलोचना करते हुए कहा कि पर्यावरण स्वयं में अर्थहीन वाक्यांश है, बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। हार्टसोन ने भी पर्यावरणवाद को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि ये प्रकृति तथा मानव को अलग करता है और भूगोल विषय की मूलभूत एकता को नष्ट करता है। निश्चयवाद की जो आलोचना हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आलोचना थी वो इस बात पर है कि मनुष्य प्रकृति का दास है। 20वीं सदी के प्रथम दशक में रेडजेल तथा सैंपुल द्वारा भी स्वीकार किया गया था और उन्होंने ये स्वीकार किया मानव पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण न होकर प्रभाव है। समान भौगोलिक दशाओं वाले पर्यावरण में मानव की भिन्न भिन्न भूमिका से विभिन्न लक्षण वाली संस्कृति विकसित होती है। जैसे टुंड्रा प्रदेश की समान भौतिक दशाओं में उत्तरी कनाडा तथा साइबेरिया स्थित है। यहाँ रहने वाले एस्किमो, लैप, सेमोइड्स, चकुची आदि के क्रियाकलापों में, रहन सहन में सभी में भिन्नता मिलती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के रहन सहन के तरीके होते हैं, उनकी जीवन यापन के तरीके अलग अलग होते हैं। जर्मन दार्शनिक हीगल ने कहा था, मेरे सामने भौगोलिक नियतिवाद की बातें मत करो, क्योंकि जिस स्थान पर पूर्व में यूनानी लोग रहते थे वहाँ पर वर्तमान में तुर्क लोग रहते हैं तथा यही बात नियतिवाद का खंडन करती है। डिमोलिन्स ने भी स्वीकार किया है कि मानवीय क्षमताएं किसी स्थान को परिवर्तित करने में अपनी प्रमुख भूमिका रखती हैं, जिससे उस परिवर्तित स्थान का मूल प्रभाव स्वयं मानव पर समाप्त हो जाता है। किरचॉफ ने तो प्रकृति और पर्यावरण के मध्य संबंध तथा किसी स्थान पर मानव उन्नति की तरफ उन्मुख होती दौड़ से प्रभावित होकर कहा है कि मनुष्य कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसकी स्वयं की कोई अभिलाषा नहीं हो। और नियतिवाद की जो आलोचना हुई है उसमें इस तरह से भी बताया गया है कि आज तक संपन्न मानवीय कार्यों को मात्र प्रकृति के संकेतों पर किए गए कार्य नहीं माना जा सकता, वरन इसमें मानवीय क्षमताओं का भी आभास होता है, क्योंकि मनुष्य ने उर्वरकों का उपयोग करके प्रति एकड़ उपज दर में वृद्धि कर ली है। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर का विस्तार कर अनुपजाऊ भाग में सघन कृषि विकसित की है। रूसी वैज्ञानिकों ने उत्तरी सीमा पर उच्च अक्षांशों में गेहूं उगा लिया है। यानी मनुष्य ने अपनी तकनीकी का प्रयोग करके वातावरण में परिवर्तन किया है और वहाँ पे जो भी भौतिक पर्यावरण था उसको अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर, के ज्ञान के आधार पर उसको अपने फेवरेबल बनाया है। प्राचीन समय में विकसित निश्चयवाद पूर्ण रूपेण प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों की अमिट एवं पूर्ण स्थिति पुष्ट करता है, जिसमें मानवीय इच्छा को कोई महत्व नहीं दिया गया है। किरचॉफ ने जैसा कि स्पष्ट किया है, उन्होंने कहा कि प्रकृति मानव के समक्ष अनेक परिस्थितियां प्रस्तुत करती है, जिसमें अनेक अनुकूल तथा अनेक प्रतिकूल होती हैं। मानव अपनी क्षमता को और स्वेच्छा से अपनी विचारधारा के अनुसार उसका उपयोग करता है, जिसमें वह अपने में निहित महत्वाकांक्षाओं की भी सहायता लेता है। यानी नियतिवाद की जो आलोचना हुई है उसमें यही स्पष्ट रूप से उभर कर आया है कि जो प्रकृति है वही सब कुछ नहीं है, मनुष्य है वो अपनी
इच्छाओं के आधार पे, अपनी बुद्धि के आधार पे अपने वातावरण में परिवर्तन करता है। इस प्रकार नियतिवाद की जो आलोचना हुई, उनके आलोचनाओं के आधार पर मानवीय इच्छा शक्ति की स्वतंत्रता, क्रियाशीलता को महत्व देना स्वाभाविक है। मानव की स्वतंत्रता के मापदंड में कृषि, अधिवास, उद्योग धंधों में साथ साथ वृद्धि हुई, जिससे मानव की इच्छा शक्ति प्रबल बनी। किंतु मानव की यह स्वतंत्र इच्छा सर्वदा तीव्रता से प्राकृतिक सीमाओं में बंधित पाई गई है। अतः मानव की स्वतंत्रता वास्तविक न रहकर अधिक स्पष्ट रही है। ये था अपना निश्चयवाद।